हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। हमारे जो न्यूमेरिकल्स चल रहे हैं, संधारित्रों की तुल्यधारिता बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है और यही स्टूडेंट्स को परेशान करते हैं। मैं आपको ऐसी टेक्निक बताऊंगा, आप उसमें बड़ा एंजॉय करेंगे और बहुत सरलता से आप उन्हें आसानी से हल कर सकेंगे। ठीक है, तो देखिए एक नया सवाल, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल। देखो, संलग्न चित्र में बिंदु ए व बी के बीच तुल्यधारिता ज्ञात कीजिए। अब आप कहोगे सर संलग्न चित्र कहाँ गया? मैंने संलग्न चित्र जानबूझ करके, ठीक है, जानबूझ कर नहीं बनाया। देखिए अब मैं बनाता हूं। ये लीजिए, सवाल है हमारा ये, एक संधारित्र ये है, एक संधारित्र ये है, एक संधारित्र ये है। ये है बिंदु ए और ये है बिंदु बी। ओके, ये 3 माइक्रोफैरड है, ये 4 माइक्रोफैरड है, यह लिख लीजिए, यहाँ 4 माइक्रोफैरड है, ये 5 माइक्रोफैरड। इस बहुत ही स्पेशल सवाल। आप कहोगे सर इसमें क्या स्पेशल है? ये तो सीधे सीधे श्रेणी क्रम में है, 1/3, 1/4, 1/5। नहीं, अभी सवाल पूरा नहीं हुआ, आप देखना। सवाल का पूरा ये है, इसने इस एक तार लिया और यहां से यहां जोड़ दिया, ये लीजिए, और एक तार जोड़ा यहां से कहां पर जोड़ दिया, यहां जोड़ दिया। सवाल ये है। अब सोच में पड़ गए होंगे कि कौन से है, कौन से समांतर क्रम में है, कौन से श्रेणी क्रम में है, कैसे करें। ठीक है, मैं बहुत बेस्ट तरीका बताऊं। देखो स्पेशल केस है, देखिए इस टर्म में आपको पता है जिन दो बिंदुओं के बीच में हम तुल्यधारिता ज्ञात करते हैं, वास्तव में वो बैटरी जुड़ी होती है। जब बैटरी का एक पॉजिटिव होता है और एक निगेटिव होता है, तो ये बैटरी का पॉजिटिव लगा दिया हमने। तो जब देखिए स्टूडेंट्स, ये पॉजिटिव टर्मिनल होगा तो इस तार के द्वारा, एक तो इस तार के द्वारा ये पॉजिटिव प्लेट हो गई, और एक इस तार के द्वारा ऐसे, ये वाला तार ऐसे जाके इस वाली प्लेट से अटैच है, तो ये वाला प्लस हो गया और ये वाला भी अटैच है। भाई जब जो तार जिससे भी अटैच होता चला जाएगा, उसको जैसा उस पर आवेश है उसे आवेश देता चला जाएगा। देखिए यहां मैंने प्लस आवेश दिया। आप देखिए कौन कौन से तार किस किस प्लेट से जुड़े हुए हैं। तो देखिए ये वाला तार सीधा यहाँ जुड़ा हुआ इस प्लेट से, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। फिर इस तार के मान, ये भी तो पॉजिटिव है, ये ऐसे पॉजिटिव चला आवेश, ऐसे ये यहाँ अटैच हो गया, इस पर पॉजिटिव आ गया और इस प्लेट पर पॉजिटिव आ गया। ऐसे ही दूसरा आपको पता है ये निगेटिव से जुड़ेगा। आप देखिए इस तार के द्वारा सीधा इस प्लेट से जुड़ा हो तो ये माइनस हो गया, फिर इस तार के द्वारा ये लीजिए, ये प्लेट माइनस होगी और ये माइनस होगी। ठीक है, ये माइनस होगी। ठीक है समझ स्टूडेंट्स, आप बहुत ध्यान से देखना। आप बताओ ये कौन सा सीक्वेंस है? 3 संधारित्र लिए, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव एक प्लेट से, निगेटिव निगेटिव एक। कौन सा क्रम है ये? समांतर क्रम। समांतर क्रम। मेरी हर वीडियो लाइक होनी चाहिए। जैसे देखो तुरंत लाइक पर बटन दबा, जो आप मुझसे चाहेंगे जैसा भी वो करेंगे, मैं आपको वो इतना अच्छी तरह समझ, मेरे पास बहुत मेथड है, मैं आपको वो समझाऊंगा। ठीक है, लेकिन देखते के साथ फर्स्ट काम क्या होना चाहिए? वीडियो। अभी कुछ बच्चों ने सब्सक्राइब भी नहीं किया। मेरी वीडियो नई आएगी डेली, आपको पता भी नहीं चल पाएगा, उसकी सीक्वेंस नहीं पता चल पाएगी। इसलिए हर वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, तो देखिए मुझे पता चलेगा कि आप कितने लगे हुए हैं। ठीक है, अब देखिए ये कंडीशन, यहाँ पर ये वाली सारी प्लेट पॉजिटिव एक बिंदु से, देखो देखो कैसे, ये वाली ये पॉजिटिव प्लेट कहीं भी जुड़ गई, ये ऐसे जाके इस बिंदु से जुड़ गई, ये वाली इस बिंदु से जुड़ गई, ये वाली इस बिंदु से जुड़ गई, ऐसी माइनस देगी। ये वाली ऋणात्मक प्लेट इस तार की सहायता से आके इस बिंदु पे जुड़ गई, ये माइनस वाली यहाँ जुड़ गई, माइनस वाली यहाँ जुड़ गई। यानी कि ध्यान से देखिए आप, सारी पॉजिटिव प्लेट एक बिंदु से और सारी निगेटिव प्लेट दूसरे बिंदु से जुड़ी हुई होती है। जैसे इसमें जुड़ी है तो कौन सा क्रम होता है? समांतर क्रम। देख लीजिए, फिर समझाता हूं एक बार। ये तार है, इसे हमने पॉजिटिव दिया तो ये पॉजिटिव हो गई, फिर ये वाली पॉजिटिव हो गई, ये वाली पॉजिटिव। ऐसे हमने इसे निगेटिव दिया, कौन कौन सी निगेटिव हुई? इस तार के द्वारा ये और इस तार के द्वारा ये दो। आप देखिए
कहीं भी जोड़ लीजिए। चलो ये वाली प्लेट यहाँ जुड़ गई ये वाली प्लस, और देखो ये वाली प्लस ऐसे आके यहाँ जुड़ गई, कहीं भी जोड़ लीजिए, या के ऐसे जोड़ लीजिए, या जैसे मैंने बताया ये वाली पॉजिटिव प्लेट ऐसे जाके यहाँ जुड़ गई, ये वाली यहाँ जुड़ गई, यहाँ जुड़ गई। ऐसे ही निगेटिव प्लेट देखो, ये वाली, ये निगेटिव, ये निगेटिव, ये निगेटिव, देखो ये ऐसे आके यहाँ जुड़ गई, ये वाले ऐसे जाके जुड़ गई, या यहाँ जोड़ लीजिए। ठीक है, तो ये कैसा क्रम है? समांतर क्रम। ठीक, तो मैं एक स्टेटमेंट भी लिखूंगा, अच्छा होता है लिखना। तो देखिए सॉल्यूशन, सॉल्यूशन क्या है देखिए, तीनों संधारित्र की जो मैंने बताई, तीनों संधारित्रों की धन प्लेटें, धन प्लेटें एक बिंदु से तथा ऋण प्लेटें दूसरे बिंदु से जुड़ी है, ना भी लिखोगे कोई भी बात नहीं है, जुड़ी है। ठीक है, अतः ये तीनों संधारित्र, अब क्या सर नामोनेटेड करने, भाई नामोनेटेड की कोई जरूरत नहीं, ये भी अलग है, 3 है, ये 4 है, ये 5 है। ठीक है, नामोनेट करने की कोई जरूरत नहीं, सीओ डाल सकते हो, डालना चाहो। तीनों संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं। ठीक है, अतः बिंदु ए व बी के बीच तुल्य धारिता सी ए बी कितना होगा, सब क्योंकि समांतर क्रम में सीधे सीधे जुड़ जाते हैं, 3 + 4 + 5 बराबर 3 × 4 = 7 और 5 = 12 माइक्रो। यह 1 नंबर का सवाल है। देखा स्टूडेंट्स, कितना इंटरेस्टेड, कितना एंजॉयबल, कितना टेक्निकल सवाल है। ठीक है, ऐसे ऐसे सवाल ये है। फिजिक्स में इंटरेस्ट पढ़ाइए, फिजिक्स ही लाइफ है। आपको अच्छी तरह जो भी कुछ हम एक्टिविटी कर रहे हैं वो सब फिजिक्स के रूल एंड रेगुलेशन और प्रिंसिपल्स पे चलती है, कोई हर एक एक्टिविटी। तो फिजिक्स को अच्छी तरह समझाओगे तो जीवन को समझ जाओगे, जीवन के इंपॉर्टेंस को समझ जाओगे, और इस जिंदगी को कामयाब बना लोगे, सार्थक बना लोगे। जीने के लिए तो बच्चों सभी जीते हैं, ठीक है, लेकिन जीना उसे कहते हैं जो ऐसे शानदार तरीके से जिए कि सब उसकी ओर देखो, वाह क्या जिंदगी है। आगे बढ़ते देखिए। ठीक, देखिए स्टूडेंट्स, एक नई वैरायटी और आपके सामने, ये जो आकृति दिखाई दे रही है इसे अच्छी तरह समझिए। ये अगला टॉपिक है नेक्स्ट, ठीक है ना, लेकिन इसका यहाँ काम यूज है तो इसलिए मैं समझा देता हूँ जितना यूज है इसका। तो देखिए बहुत सिंपल है, एक है व्हीट स्टोन सेतु, एक याद रखो बच्चों, देखो मैं लिख भी रहा हूँ, व्हीट स्टोन सेतु एक परिपथ का नाम है। व्हीट स्टोन सेतु किसका नाम है? परिपथ का नाम है। ठीक है, तो वैज्ञानिक था व्हीट स्टोन सेतु, उसने परिपथ बना के बहुत सारे परिपथों की समस्या को हल किया, तो उन्हीं के नाम पर सेतु ना व्हीट स्टोन सेतु रखा। व्हीट स्टोन सेतु क्या होता है? ठीक है स्टूडेंट, समझिए व्हीट स्टोन सेतु क्या है? एक परिपथ है। कैसा परिपथ है? बहुत ध्यान से समझिए, जो है जैसे आपको दिखाई दे रहा है यही व्हीट स्टोन सेतु है। ठीक, कैसे कि यदि एक चतुर्भुज बनाया जाए तार से, ठीक है, चतुर्भुज में 4 भुजा होती है, प्रत्येक भुजा में एक एक हमने क्या जोड़ दिया? संधारित्र जोड़ दिया। ये C1 जोड़ दिया, C2, C3, C4, ठीक है, एक एक संधारित्र जोड़ दिया। तो ये जो ये लीजिए जोड़ दिया, छोड़ो अभी से, ये जोड़ दिया। ठीक है, इसमें कितने विकर्ण हैं? 2 विकर्ण है, एक तो A और B और एक ये C और D।
चतुर्भुज में कितने विकर्ण होते हैं? 2। देखिए स्टूडेंट, अभी ये व्हीटस्टोन सेतु नहीं बना, अब मैं किसी भी विकर्ण के बीच में एक बैटरी जोड़ देता हूं, तभी तो ये आवेशित बनेंगे। अभी तो खाली प्लेटें हैं, अब ये संधारित्र नहीं है, अब ये संधारित्र आवेशित नहीं है, ठीक है। तो ये सेतु कब बनेगा? जब किसी भी एक विकर्ण के बीच बैटरी जोड़ दो, बस। ये लीजिए, मैंने यहां पर क्या जोड़ दी है? बैटरी जोड़ दी। ये लीजिए, ए और बी के बीच, एक विकर्ण के बीच। तो जो ये अब आपको दिखाई दे रहा है, यही व्हीटस्टोन सेतु है। तो व्हीटस्टोन सेतु कैसा परिपथ है? एक ऐसा बंद परिपथ है जिसमें 4 भुजा होती है, प्रत्येक भुजा में एक एक संधारित्र जुड़ा होता है, तथा किसी एक विकर्ण के बीच में क्या जुड़ी रहती है? बैटरी। ओके, ये देखिए। अब इसे ये चेक करने के लिए, व्हीटस्टोन सेतु तो बन गया, अब इसे ये चेक करने के लिए कि व्हीटस्टोन सेतु संतुलित है या नहीं है, एक शब्द आया संतुलन। क्या शब्द है? संतुलन। कि ये संतुलन है या नहीं, इसके बीच में हम क्या जोड़ देते हैं? एक गैल्वेनोमीटर जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं? गैल्वेनोमीटर। ये लीजिए, गैल्वेनोमीटर का क्या काम है? कि ये संतुलित है तब बताएगा, नहीं है तब बताएगा। संतुलित कब होगा? देखिए, जब इसका संतुलन की शर्त क्या है, समझिए। संतुलन की शर्त, संतुलन की शर्त है इसका बटे इसके, ये लीजिए, यानी कि ये C1 और ये C2, ये C3 और ये C4, यानी कि इसका, इस भुजा का इसके साथ अनुपात C1/C2 बराबर इसका इसके साथ अनुपात C3/C4। यदि बराबर है तो वो संतुलित होगा। अब संतुलन का फर्क क्या पड़ता है? अगर ये कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है, तो इस यानी कि बिंदु C और D में कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी, ये समान विभव पर होंगे। संतुलन का मतलब समान विभव पर संतुलित होंगे, यानी कि जैसे ये भी 5 वोल्टेज, ये D भी, ये वाला भी 5 वोल्टेज। बताओ धारा, इसमें धारा या आवेश किधर से किधर की ओर? धारा या आवेश हमेशा ऊंचे विभव से नीचे विभव की ओर बहता है। बताओ इस विकर्ण में धारा किधर से किधर की ओर बढ़ेगी? ये भी 5 है और ये भी 5 है, तो जब बराबर है तो धारा ही नहीं बहेगी, तो इसमें धारा नहीं बहती संतुलन की अवस्था में। जब धारा नहीं बहती तो ये इसमें कोई धारा नहीं बहती, ये सुई अपनी जगह रहती है, ठीक। लेकिन वो सवाल ऐसे नहीं देगा, वो यहाँ पर एक कैपेसिटर और लगा देगा। ये ले लिया कितना होता है? 10 माइक्रोफैराड। तो इसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी, इनकी तुल्यता, यानी कि इस संधारित्र का इस पर कोई लोड नहीं पड़ेगा। इसे आप लगाओ या न लगाओ, इस बैटरी से का कोई प्रभाव इस पर नहीं पड़ेगा, तो इसलिए हम इसे छोड़ देते हैं, ठीक है। आप फिर और समझिए स्टूडेंट्स। तो देखिए और समझिए, हर टॉपिक को बहुत अच्छी तरह समझिए। ये तराजू, तराजू क्या है भाई? वजन, किसी वस्तु का वजन नापने के लिए ये तराजू है। ये मैंने यहां से पकड़ने के लिए, ठीक है ना। हमने यहाँ पर तरबूज रख दिया, क्या रख दिया? तरबूज। क्या रख दिया? तरबूज रख दिया। क्या रख दिया? यहाँ पर तरबूज रख दिया। अब इसका एक पलटे पे तरबूज रख दिया। अब इसका वजन करने के लिए क्या करते हैं हम? देखिए, यहाँ हमने वेट रख दिया, 5 किलो का वेट रख दिया। कितने का वेट रख दिया? 5 किलो का। अब ये पलड़ा नीचे चला जाएगा या इसके बराबर रहेगा, तो उसे कि ये संतुलन में है या नहीं है, तराजू संतुलित है या नहीं, अर्थात तो ये इसमें एक बीच में हम क्या लगा देते हैं? कांटा, है ना, ऐसे निकला। अगर जब ये नीचे की ओर जाएगा तो ये अपने ऐसे जाएगा, ठीक। जब इन दोनों का वजन बराबर होगा, यानी कि ये 5 किलो, अगर तरबूज भी कितना है? 5 किलो का है, तो ये ना इधर जाएगा ना इधर जाएगा, इसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा। तो ऐसे ही है, जब ये इसका विभव और इसका विभव बराबर हो जाएगा तो ये संतुलन में हो जाएगा। जैसे ये तराजू संतुलित में है तो इसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी, ठीक है। बिल्कुल भी परेशान मत हो कि ये एकदम कहां से व्हीटस्टोन सेतु आ गया। अगला जो चैप्टर चलेगा, अगली जो यूनिट चलेगी, उसमें ये पूरा एक चैप्टर है। अब तो सिर्फ आप इतना समझ लीजिए कि आपको सबसे पहले ये चेक करना है कि दिया गया परिपथ कहीं व्हीटस्टोन सेतु तो नहीं है।
ठीक है, कैसे पहचान करोगे? उसमें दो बंद परिपथ होंगे। कितने बंद परिपथ होंगे? दो। देखो जैसे एक ये और एक ये, ठीक। और एक भुजा में एक ही संधारित्र लगा होगा, ठीक है। और कुल मिलाकर कितने संधारित्र होंगे? एक एक भुजा में एक एक लगा होगा, बीच में भी लगा सकता है। तो यहां तो साफ दिखाई दे रहा है, ठीक है। चार भुजा है, चारों में एक एक लग रहा है। जब आप ये पहचान कर लेंगे कि दिया गया परिपथ व्हीटस्टोन सेतु है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? ये सेंटेंस लिखेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। आपने देख लिया कि ये व्हीटस्टोन सेतु है। ये कैसा परिपथ है? व्हीटस्टोन सेतु है, क्योंकि इसमें चारों भुजाओं में एक एक परिपथ जुड़ा और एक के बीच में आपको, ए और बी के बीच में आपको क्या ज्ञात करवा रहा है? तुल्यधारिता। अब वो बैटरी जोड़ भी सकता है और नहीं भी जोड़ सकता। अगर उसने ऐसे भी, ये ऐसे दे देगा हर कंडीशन के लिए मैं आपको ऐसे, तो ये भी इसका मतलब यहाँ पर बैटरी जुड़ी हुई है। तो दिया गया परिपथ क्या है? व्हीटस्टोन सेतु है। क्यों है व्हीटस्टोन सेतु? क्योंकि इसमें चार भुजा, 1 2 3 4, प्रत्येक में एक एक वो लगा हुआ है। भले ये भी ना लगाए वो, ठीक है। तो ये क्या है? व्हीटस्टोन सेतु। तो सबसे पहले आप ये पहचान करोगे कि दिया गया परिपथ व्हीटस्टोन सेतु है या नहीं है, वरना आप किसी भी तरीके से आप नहीं कर पाओगे। करके देख लीजिए आप। तो देख करते हैं। तो सॉल्यूशन देखो, लिखोगे दिया गया परिपथ एक संतुलित, आप कहोगे संतुलित व्हीटस्टोन सेतु है। क्योंकि ये भी देखिए, क्यों हमने एकदम क्यों कह दिया संतुलित है? क्योंकि देख लीजिए C1 बटे C2, बल्कि ऐसे लिखिए इसका बटे ये, यानी कि 4 बटे 12 बराबर ये बटे ये 6 बटे 18। कितना होगा? देखो 1 बटे 3 और ये भी 1 बटे 3। ऐसे लिख लीजिए C1 अपॉन C2 इक्वल टू C3 अपॉन C4 करके दिखा दीजिए, ठीक है। ये बराबर है ना? देखो 1 बटे 3 1 बटे 3, तो अर्थात इसका इसके साथ अनुपात, इसका इसके साथ अनुपात। यूनिक मेथड होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए करते स्टार्ट। जब ये संतुलित व्हीटस्टोन सेतु है, तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? अर्थात देखिए, अर्थात बिंदु C व D, ये बिंदु C और D समान विभव पर होंगे। एक एक शब्द है, जैसे मैं लिख रहा हूं। संतुलन का मतलब क्या है? कि समान विभव पर, जैसे मैंने अभी तराजू बनाई थी, ये संतुलित कब होगी तराजू? जब दोनों ओर पलड़ों पे भार समान होगा। ऐसे ही संतुलित कब होगा? जब बिंदु C और D समान विभव पर होंगे, ठीक है। समान विभव पर होगी, उसका क्या फर्क पड़ेगा? हर एक, जैसे ये लिखा, देखिए पढ़ने का क्या, टॉप बनने का क्या तरीका है? ये एक फ्लो है। ये लिखा, संतुलित की शर्त लगा दी, संतुलन होगा तो क्या प्रभाव पड़ेगा? समान विभव पर होंगे। समान विभव होंगे तो क्या प्रभाव पड़ेगा? वो अगला सेंटेंस हो, ऐसे अगला सेंटेंस होता चला जाएगा। समान विभव पर होंगे तो इससे क्या प्रभाव पड़ेगा? वही अगला सेंटेंस होगा। तो क्या समान विभव पर होंगे? अतः विकर्ण CD में, अतः विकर्ण CD में कोई, या तो आवेश है, कोई आवेश प्रवाहित नहीं होगा। कोई आवेश, धारा भी लिख सकते हैं, कोई भाई आवेश बहेगा तभी तो धारा बहेगी। कोई आवेश प्रवाहित नहीं होगा, ठीक है। तो जब नहीं प्रभाव पर होगा, कोई प्रवाहित नहीं होगा, तो ये चार्ज ही नहीं होने की, ये वाला संधारित्र चार्ज नहीं होने का। यानी कि इस बैटरी से, जिस बैटरी से आप जोड़े, जो मैंने दिखाई भी नहीं है, यहाँ पर दिखाने की कोई आवश्यकता भी नहीं है, उससे इस पे चार्ज कोई जाने की कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो हम इसे छोड़ देंगे। अतः, तो वो अगला सेंटेंस होगा। देखो अतः ये जो 10 माइक्रोफैरड है, 10 माइक्रोफैरड, ठीक है, 10 माइक्रोफैरड बैटरी से कोई आवेश ग्रहण नहीं करेगा।
आवेश ग्रहण नहीं करेगा, अतः इसे छोड़ने पर, अतः इसे छोड़ने पर, अतः इसे छोड़ने पर, ये आप लिखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए जब आप इसे छोड़ देंगे, ठीक है, तो अब देखिए क्या होगा, बताइए। ये छोड़ दिया आपने, तो आवेश गया यहाँ से, आपने जब बैटरी जोड़ी यहाँ से आवेश चला, जो आवेश इसमें जाएगा, इधर तो कोई आवेश जाएगा नहीं, जो आवेश इसमें जाएगा वही आवेश इसमें जाएगा। अब बंद परिपथ हो गया ना, ठीक है। देखो फिर से देखिए, इस बंद परिपथ को हमें हल करना है। आप कहेंगे सर दो बंद परिपथ है, ठीक है, दो बंद परिपथ है, बिल्कुल ठीक है, दो बंद परिपथ दिखाई दे रहे हैं। अब देखो मैं इसे एक बंद परिपथ कैसे बनाता हूँ। देखिए यहाँ से धारा प्रवाहित करो, यहाँ से धारा, चलो यहाँ से धारा कितनी गई, मान लिया 10 एम्पियर है, कितनी इधर की चली गई 3, इधर की ओर चली गई 7। जो धारा ऐसे जाएगी, इधर तो कोई धारा जाएगी नहीं भाई, तो कैसे, क्योंकि इसमें तो हमने पहले दिया इसे, इसमें कोई आवेश नहीं जाएगा, तो जो धारा इसमें जाएगी वही धारा या धारा इसमें जाएगी। तो कैसी कंडीशन है, जब धारा जो उसमें जाएगी उसमें जाएगी, ये सेंटेंस आता है श्रेणी क्रम में, ठीक है। तो C1 और C2 ऐसे, ये जो धारा इसमें जाएगी इधर तो जाएगी, ये जाएगी, तो ये श्रेणी क्रम में होगी। फिर इन दोनों का क्या हो जाएगा, समांतर क्रम। ओके स्टूडेंट्स, तो C1 और C2 किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में। देखो जो धारा इसमें जाएगी वही धारा इसमें जाएगी। जब ऐसा सेंटेंस आता है तो क्या होगा, श्रेणी क्रम, तो डायरेक्ट लिखेंगे छोड़ने पर, ठीक है। तो लिखिए, अतः C1 व C2 श्रेणी क्रम में होंगे। अच्छी तरह समझ लीजिए स्टूडेंट्स, क्रम में होंगे। नॉलेज के लिए पढ़िए, सब कुछ अपने आप प्राप्त होगा, सब कुछ श्रेणी क्रम में होंगे। माना इनकी तुल्यधारिता, अब तो बस आपको पता चल गया कौन से श्रेणी क्रम में है, कौन से समांतर क्रम में। माना इनकी तुल्यधारिता क्या मान लो, C डैश, लगा दीजिए फार्मूला, 1/C डैश बराबर 1/C1 प्लस 1/C2, 1 कितना 4 प्लस 1/12। एलसीएम क्या बताया हुआ है, यहाँ 12 करने के लिए कितना मल्टीपल करने पड़ेगा, ऊपर नीचे से 3, तो 3 निकल 3 और 1 4, 4/12। भाई यहाँ तो 12 हो जाएगा, 12 का 12 जाता है। हाँ देखो ना फ्रेंड्स, हमें यहाँ 12 बनाना है, तो 12 बनाने के लिए क्या है, 3 के से यहाँ भी गुणा कर दे, यहाँ भी गुणा कर दो, 3 निकल 3 और 3 और 1 4, ये इसमें जुड़ जाएगा सीधे, नीचे 12 आ जाएगा, 1/3, बिल्कुल जैसे मैं कर रहा हूँ। तो C डैश कितना आया, इसे पलट दोगे 3 माइक्रोफैरड, ये लीजिए, इसकी एक भुजा हल हो गई ऐसे। इसी प्रकार देखो ये C3 और C4, जो धारा इसमें जाएगी वही धारा इसमें जाएगी, क्योंकि इधर तो धारा जाएगी नहीं, तो इसी प्रकार C3 व C4 श्रेणी क्रम में होंगे, श्रेणी क्रम में होंगे। माना इनकी तुल्यधारिता C डबल डैश मान लो, माना इनकी तुल्यधारिता C डबल डैश है, फार्मूला लगाइए, 1/C, 3 नंबर का सवाल है, कितना डायरेक्ट भी रख सकते हो, 6 और 8, 6 प्लस 8 28, कितना आएगा, देखो 6 × 18, 3 से मल्टीपल कर लो, 3 और 1 4, 4/18, कितना हो जाएगा 2/9, कितना हो जाएगा कर लीजिए, इसे पलट लीजिए, तो C डबल डैश कितना हो जाएगा 9/2, यानी कि 4.5 माइक्रोफैरड, ठीक है, ये हो जाएगा। अब ये C डैश जो इसका तुल्यधारिता है C डैश, और जो इसका है C डबल डैश, किस क्रम में होंगे, समांतर क्रम में। देखो मैं बना देता हूँ इस वाले का, इसे तो हमने नेगलेक्ट कर दिया, छोड़ ही दिया, ये लीजिए, ये हो गया ना, छोड़ दिया ना, ये हो गया। तो अब बताओ इसका और इसका क्या हो जाएगा, ये लीजिए, ये लीजिए ऐसे, इनका भी हमने, ये क्या होगा C डैश था, और इसमें भी एक जोड़ दिया, ये क्या होगा C डबल डैश। बताओ किस क्रम में, ये समांतर क्रम में, क्योंकि कुछ धारा इसमें जाएगी कुछ धारा इसमें जाएगी। तो देखिए C डैश व
सी डबल डैश किस क्रम में होंगे? समांतर क्रम में, समांतर क्रम में होंगे। अतः अब तो कोई बचा नहीं, अतः बिंदु ए व बी के बीच तुल्य धारिता, ए व बी के बीच तुल्य धारिता क्या मान लो? सी ए बी। बताओ क्या होगा? डायरेक्ट फॉर्मूला बताया, सी ए बी बराबर सी डैश प्लस सी डबल डैश। कितना? देखो हमने प्रूव किया था, ये देखिए, ये 3 माइक्रोफैरड है, ये है कितना? 4.5, तो कितना हुआ? 7.5 माइक्रोफैरड। ये लीजिए आपके 3 नंबर। प्रैक्टिस मेक परफेक्ट, ये सवाल कितना इजी, और कितने नंबर का सवाल? 3 नंबर का। आगे बढ़ते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, फिर से एक शानदार परिपथ खुद महसूस कर सकते हो। सवालों को देख के खुश होना चाहिए, वाह क्या सवाल है, देखते खो पाता है कि नहीं। और आप डरते हो? नो, फिर पढ़ाई में मजा एंजॉय नहीं कर पाओगे। हर चीज में एंजॉय ढूंढो, इस सवाल में भी एंजॉय ढूंढते हैं। डू हार्ड वर्क। स्टार्ट करते, मैं सिखाऊंगा ये सवाल कैसा भी आ जाए, ठीक? कितने परिपथ है? 2। एक ये बंद परिपथ है, एक बंद परिपथ ये है, ठीक है। इसमें कितनी भुजा है? देखो, ये रही एक भुजा, एक जुड़ गया, एक भुजा ये रही, ठीक है। कितनी? 2। एक भुजा यहां से, चलो नाम देता हूं, ये और भी आसान होगा। जिनके बीच में निकल रहा है ए और बी, इनको फिर अपनी ओर से वो यहाँ लिख भी सकता है, नहीं भी लिख सकता। अगर नहीं लिखना तो आप अपनी ओर से लिख दीजिए। देखो ये वाला बिंदु सी और ये वाला बिंदु डी, ये वाला, ठीक है। अब देखिए कितनी भुजा होगी इसमें, कितनी भुजा होगी? 5। सीधी सी बात करो, 5 भुजा। एक ये, एक एक जुड़ा होना चाहिए, जुड़ गया है। एक यहाँ से, यानी ये बिंदु ए है, था मेरी उंगली है भाई, ए है, ये बिंदु ए है, इसे यहाँ भी जोड़ सकते हो सीधा लगे, ए और सी के बीच। फिर ऐसे देखो, सी और ये बिंदु बी है मान लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सी बी और सी डी। हर एक भुजा में कितनी भुजा है? आपके कोई सर 4 है, और ये एक विकर्ण वाली है, ठीक है। अगर ऐसी कंडीशन तो हमेशा ये क्या आता होगा? व्हीटस्टोन सेतु है, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है व्हीटस्टोन सेतु। तो फिर से पहचान मैं बता रहा हूँ, 2 परिपथ होंगे और उसमें 5 संधारित्र होंगे, 5 भुजा होंगी, ठीक है। एक विकर्ण वाली होगी, करके दिखाता हूँ, आपको कोई करने की जरूरत। देखो कितना शानदार रूप आपके सामने आएगा। स्टार्ट करें जैसे मैं कर रहा हूँ। ये देखिए, जो जिनके बीच में आपको तुल्य संधारित्र निकालना, ए और बी, उसे आमने सामने रखिए। ये लीजिए, ये रहा ए और ये रहा बी, कोई दिक्कत? ये ए हो गया और ये बी हो गया। इसके विपरीत बताओ, ऐसे ये सी हो गया और ये डी, ये कौन सा पॉइंट होगा? सी और डी, ये वाला सी, ठीक। ऐसे अब एक एक को जोड़ते चले जाइए। देखो ए और सी, ए और सी के बीच में भी एक संधारित्र जोड़ दीजिए। बताइए ए सी, ये रहा ए जहां मेरी उंगली है, और ये रहा सी, कितना इसके बीच में? 2 माइक्रोफैरड। कुछ भी दे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ जाओ, सी और डी, सी और बी, सी और बी के बीच में भी एक संधारित्र जोड़ दीजिए। सी और बी, ये रहा सी, और देखो ऐसे जाके ये रहा बी, 2 माइक्रोफैरड। आप कहोगे सर हम तो ऐसे चलेंगे, ऐसे कहाँ? अगर आप ऐसे चलोगे, ऐसे से ऐसे, तो ऐसे तो डी बिंदु बीच में आ जाएगा। ऐसे चलोगे आप सी से बी, देखो ये एक एक संधारित्र जोड़ रहा है। आ जाओ ए और बी, आ जाओ, कहीं से भी स्टार्ट कर दीजिए। ए और बी, ये रहा ए, ए कहाँ पर? ये रहा, और देखो डी ऐसे जाके ये सीधे इस पर जुड़ा ना, ऐसे नहीं चलोगे क्योंकि बीच में सी आ गया। ए और डी कितना? 2 माइक्रोफैरड, ठीक, 2 माइक्रोफैरड। और ये सॉरी सी और बी 6 था, ये तो सी और बी, सॉरी ये 6 था। देखो ये सी और ये बी, 6 माइक्रोफैरड। बी और डी बाद में लिखना ना, ये लो कितना है? बी और डी कहाँ है? बी ये रहा, और देखो बी ये है और डी ये है, ये देखो यहाँ से यहाँ तक ये पॉइंट बनेगा ना, ये बी पॉइंट है और ये डी कितना है? 6 माइक्रोफैरड, ठीक। अब और कौन सा बचा?
ये बचा सी और डी। सी और डी में कौन सा, ये रहा सी और ये रहा डी, 5 माइक्रो। देखा, आगे सामने वही रूप, क्या, व्हीट स्टोन सेतु, 4 भुजा है, 1 2 3 4, चारों में एक एक संधारित्र जुड़ रहा है और बीच में विकर्ण है 5वां संधारित्र। ठीक है, मैं इसको कभी कभी नेगलेक्ट इसलिए भी करूँगी, वो इसे दे भी ना तब भी ये कैसा होगा, व्हीट स्टोन सेतु होगा। ओके, ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये बहुत देखोगे, जवाब नहीं हमारी टेक्निक का। तो देखिए, तो लिख दो, अब ये रूप आ गया ना, ये क्या आपको पता है, तो लिखिए, दिया गया परिपथ एक संतुलित व्हीट स्टोन सेतु है, संतुलित व्हीट स्टोन सेतु है। बस, अब ज्यादा नहीं लिखना इसमें, व्हीट स्टोन सेतु करके दिखा दीजिए, इसके बटे ये, क्योंकि, बस कह दीजिए क्योंकि, करके दिखाना चाहो करके दिखा दीजिए, क्योंकि कितना नाम कर लीजिए इसे, ये C1 है, ये C2, ये C3 और ये C4 और इसे बीच वाले को C5, क्योंकि देखिए 2/6, इसके बटे ये 2/6, इसके बटे ये 2/6 बराबर है 2/6, और कर सकते हो इसे भी, अर्थात C1/C2 बराबर C3/C4। बस ठीक है, संतुलित है तो आप इसे छोड़ दोगे, बस वो नहीं लिखोगे इतने समान विभव पर और ये, ठीक है, डायरेक्ट कर देंगे। अतः विकर्ण में लगे संधारित्र C5 बराबर 5 माइक्रोफैराड पर कोई आवेश नहीं आएगा, पर कोई आवेश नहीं आएगा, अतः इसे छोड़ दो। अतः पूरा पहले की तरह पूरा लिखना चाहो पूरा लिख दो, अतः इसे छोड़ दो। अरे स्टूडेंट्स, सॉरी, वेरी सॉरी डियर स्टूडेंट्स, बोर्ड में तो इतने अच्छे नंबर मिलते हैं, अगर आपने डायरेक्ट भी दिया गया है कि संतुलित व्हीट स्टोन सेतु है, बस उसका भी नंबर ही नहीं कटेंगे। तो आप देखिए, जब भाई इसे नहीं करेंगे तो इसे कट कर दीजिए या नहीं आइए। ठीक, अब आपको पता भाई जो धारा इसमें जाएगी इधर तो जाएगी नहीं, जो धारा इसमें जाएगी वही धारा इसमें जाएगी, कैसा हुआ, श्रेणी क्रम। तो आता है छोड़ने पर, तो लिखो, तो क्या हुआ, C1 व C2 संधारित्र श्रेणी क्रम में होंगे, श्रेणी क्रम में होंगे। माना इनकी तुल्यधारिता, अपन बड़े आराम से कर देंगे, माना इनकी तुल्यधारिता C डैश है, तो क्या होगा, 1/C डैश बराबर 1/C1 प्लस 1/C2। वैल्यू रखिए, 1/C1 कितना है 2, C2 कितना है 1/6, एलसीएम फिर 6, बस डिवाइड करो। मैं यहाँ कैसे मल्टीप्लाई, 3 से, 3 और 1 4, 4/6 यानी कि 2/3 पलट दीजिए, तो C डैश क्योंकि ये 1/में है तो C डैश कितना होगा 3/2 यानी कि 1.5 माइक्रोफैराड। इसी प्रकार देखो C3 और C4, जो धारा इसमें जाएगी वही धारा इसमें चली जाएगी, क्योंकि इधर तो जाएगी, धारा का वितरण तो होगा ही नहीं। कितना होगा, तो C3 व C4 श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में, माना इनकी तुल्यधारिता C डबल डैश है, तो क्या हुआ, 1/C डबल डैश बराबर, डायरेक्ट भी कर सकते हो, ये 2 + 1/6 कितना आ जाएगा, यही आ जाएगा बराबर, करके पूरा दिखाना, करने की वैसे पूरी जरूरत का नहीं है, ठीक है ना। कितना आ जाएगा इसे सोल्व करके, क्योंकि ऊपर ही आ रहा है 1/2 1/6, तो डायरेक्ट कर सकते हो, करना भी चाहिए, स्मार्ट बनिए। सिमिलरली करके इसी प्रकार
ठीक। अब ये सी डैश में सी, देखो इसका तो रूल खत्म हो गया था। अब ये जो सी डैश आया था इन दोनों का, जो सी डैश डबल डैश आया था किस में होगा, समांतर क्रम में। अब देखिए बस सी डैश सी डबल डैश समांतर क्रम में होंगे, समांतर क्रम में होंगे। अतः वो तो कोई संधारित्र तो बचा नहीं, CP5 ने छोड़ दिया। अतः बिंदु ए व बी के बीच तुल्यधारिता, सी भी मान लो तो सी ए बी बराबर सी डैश प्लस सी डबल डैश, जुड़ जाएंगे सीधे। कितना है भाई, 1.5 प्लस 1.5 इक्वल टू 3 माइक्रोफैराड। ये आंसर होगा 3 नंबर का सवाल। देखा, ठीक। एक सवाल और कर दो जिससे आप कंसोलिडेटेड है। इट्स ओके। देखिए देखिए स्टूडेंट्स, एक नया सवाल, ये सवाल आपके सामने है। सबसे पहले चेक करो कि ये किस क्रम में होगा। अगर 2 त्रिभुज दिए हुए बंद और 5 वे हैं तो कोशिश करो कि ऐसा ना हो कि ये व्हीट स्टोन से। तो बना के देखते हैं कैसे बताया था। ये देखो ये जुड़ा है यहाँ पर, ये ए मान लिया हमने, ये जुड़ा है यहाँ पर बी, ठीक है। ये यहाँ जुड़ रहा है, इसे क्या मान लो सी, इसे सॉरी ये तो बोझा एक ही ऐसे, ये बिंदु देखो ये जुड़ा ना तीसरा, ये सी और ये डी। बस कैसे बताया था, जिनके बीच में निकालना, ए और बी के बीच में निकालना है। ये लीजिए, ये ए है और ये यहाँ बढ़ जाता है। देखो ये लीजिए, ये ए है और ये बी आमने सामने, और जो बाकी ये सी और ये डी, ये लीजिए, ठीक। जो ए और बी के बीच में, ए और सी के बीच में, ये रहा ए, ऐसे जाके भाई ये मुड़ गया, इससे क्या फर्क पड़ता है, ऐसे जाके ऐसे क्या होगा, सी कितना है 4 माइक्रोफैराड। सी और बी, ये रहा सी और ये रहा बी, 12 माइक्रोफैराड। कहीं भी बी और डी, ये रहा बी, ये रहा देखो बी और ये रहा डी, कितना है 6 माइक्रोफैराड। ए और डी बचा, ए और डी कहाँ है, ये रहा ए, इसको यही मान लो ए, और ये रहा डी, कितना 2 माइक्रोफैराड। ए को रह गया सी और डी के बीच में, ये रहा सी और ये रहा डी, कितना 5 माइक्रोफैराड। क्या है, आ गया देखो व्हीट स्टोन से तो, ठीक। तो इसके बटे ये देखो 4/12 और इसके बटे ये 2/6, तो कर लेंगे। कितना आया, 1/3 और 1/3 आया। तो इनकी तुल्यधारिता निकाल लोगे, इसके बटे ये आ जाएगा, इसका इसके साथ ये श्रेणी क्रम में हो जाएगा अभी करा था, और ये श्रेणी क्रम में। तो बच्चों स्टूडेंट इसका सवाल, इस सवाल को आप खुद करेंगे। ओके, तो आज मैंने क्या समझाया सवाल, व्हीट स्टोन सेतु वाले सवाल। इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये कि यही टॉपिक बिल्कुल बस यहाँ पर इनकी जगह क्या जुड़ जाया करेंगे अगले चैप्टर में, प्रतिरोध, ठीक है। तो इन सवालों को स्टूडेंट्स करते रहिए, जो मैं टॉपिक दे रहा हूँ है ना उसको कीजिए, ठीक। उसे बनाइए, उसे सॉल्व कीजिए, खुद भी प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है स्टूडेंट्स। और निशानदार तरीके से करते रहिए, प्रैक्टिस कीजिए। तो बेस्ट ऑफ लक।